प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला ग्लोबल टाइम्स के सुर अचानक मीठे हो गए हैं और भारत के साथ ब्रिक्स और एससीओ के तहत चंद्र मिशन को लेकर सहयोग के सपने देख रहा है। ग्लोबल टाइम्स के रुख में यह बदलाव चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद आया है। चीन भले ही चंद्रमा पर अपना लैंडर उतार चुका है, लेकिन वह भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को उतारने में कामयाब रहा है। इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत के इस कामयाबी की जमकर प्रशंसा की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन ब्रिक्स और एससीओ के तहत चंद्र अन्वेषण या मून एक्सप्लोरेशन में सहयोग को बढ़ा सकते हैं। अंतरिक्ष में भारत का साथ चाहता है चीन। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष में विकासशील देशों के बढ़ते महत्व को दर्शाते हुए इस उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने भारत से वैज्ञानिक उन्नति की खोज में भू राजनीतिक योजनाओं को शामिल करने का त्याग करने का आह्वान किया। भू राजनीतिक योजनाओं से ग्लोबल टाइम का इशारा चीन विरोधी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग से है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि विज्ञान की भावना राष्ट्रीय सीमाओं से परे है, इसलिए अंतरिक्ष मिशन को दुनिया भर के देशों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चीन के इस मुखपत्र ने आगे लिखा कि भारत की सहायता पर चीनी विशेषज्ञों ने खुशी व्यक्त की और कहा कि दोनों देश उभरती अर्थव्यवस्था हैं। दोनों ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के भी सदस्य हैं। दोनों पक्षों के बीच गहरे अंतरिक्ष में सहयोग की व्यापक गुंजाइश है। अंतरिक्ष खोज और मानव युक्त मिशन के लिए डेटा साझा करना, अनुभव बांटना और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग पर दोनों साथ काम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक हु सिंगचांग ने चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन ने कहा है कि विज्ञान की भावना राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती है, क्योंकि ये अंत में पूरी मानवता की भलाई और प्रगति के लिए इस्तेमाल होती है। हम ऐसे कार्यक्रम में हर प्रयास की सराहना करते हैं, चाहे वह सफल हो या नहीं। चंद्रमा पर उतरना एक चुनौतीपूर्ण प्रयास है। कुछ दिन पहले ही रूस का लूना 25 यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सितंबर 2019 में चंद्र लैंडिंग का भारत का पहला प्रयास भी विफल रहा। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी हद तक अज्ञात क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें बड़ी मात्रा में पानी की बर्फ़ मौजूद है। अगर इसकी आसानी से खोज कर ली जाती है तो भविष्य के क्रू मिशनों के लिए रॉकेट ईंधन और जीवन के लिए खनन किया जा सकता है। चीन भी इस क्षेत्र पर नज़र रख रहा है, क्योंकि वो अपनी चंद्र अन्वेषण परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य डिजाइनर के अनुसार चांगई 7 मिशन का लक्ष्य 2026 के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है और पानी के निशान तलाशने के विस्तृत सर्वेक्षण करना है। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार का इतिहास रच दिया है। चांद के इस रहस्यमय इलाके में अब तक कोई भी देश अपना यान नहीं उतार सका है। भारत की सफलता पर अमेरिका से लेकर रूस तक बधाइयों का तांता लग गया है। यही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देश ने भी भारत और पीएम मोदी को बधाई दी है। वहीं भारत की सफलता पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। पाकिस्तान की जनता जहां देश की सेना को जमकर कोस रही है, वहीं अब तीसरे दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। पाकिस्तान की चर्चित पत्रकार मरियाना बाबर के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत को उसकी सफलता पर बधाई दी है। पाकिस्तान ने कहा है, भारत का चांद पर जाना एक बड़ी उपलब्धि है। हम भारत के वैज्ञानिकों की इस बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए बधाई देते हैं। इससे पहले इमरान खान की सरकार में सूचना मंत्री रह चुके फवाद चौधरी ने भी भारत को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए खुलकर बधाई दी थी। उन्होंने कहा था कि यह इसरो के लिए गौरव का क्षण है। फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा था कि इसरो के लिए कितना शानदार पल है, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में युवा वैज्ञानिक इसरो के चेयरमैन के साथ इस मौके पर जश्न मना रहे हैं। केवल युवा पीढ़ी जो सपनों से भरी हुई है, दुनिया को बदल सकती है। गुड लक। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जब बड़ी तादाद में पाकिस्तान की जनता भारत को बधाई दे रही है, वहीं अपनी सरकार और सेना को कोस भी रही है। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी अपने देश के मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की विवादित टिकटॉकर हरीम शाह ने तो भारत के खिलाफ घटिया तंज कस दिया। इसके बाद लोगों ने उन्हें करारा जवाब दिया था। दरअसल भारत से पहले पाकिस्तान ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन आज वह बर्बादी के कगार पर है। भारत में जहाँ इसरो का नेतृत्व वैज्ञानिक कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान सेना के जनरलों के हाथ पे है। आज कंगाल पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, वैज्ञानिक शोध पर खर्च कर पाए। ग्रीस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोulou ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को एक दिन की यात्रा पर ग्रीस पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने यूनानी राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोulou से कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान अभियान की सफलता पर यूनानी राष्ट्रपति की ओर से दी गई शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन एक
द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के निष्कर्षों से पूरी वैज्ञानिक बिरादरी और मानव जाति को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता केवल भारत की जीत नहीं है। इससे पहले ढोल नगाड़ों की थाप और वंदे मातरम के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एथेंस में उनके होटल के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया। तिरंगा थामे वहां खड़े कई लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली, उनसे ऑटोग्राफ लिए तथा उनसे हाथ भी मिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनान में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत एथेंस में अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। पिछले 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूनान की ये पहली यात्रा है। इसके बाद उन्हें एक समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर ग्रीस पहुंचे हैं और दक्षिण अफ्रीका से यूनान की राजधानी एथेंस पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों की ताकि उनके देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके। यूनान के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। यूनान के एक प्राचीन शहर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुमनाम सैनिकों के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाले G20 देशों की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। जानकारी के मुताबिक पुतिन G20 समिट में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 समिट में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचेंगे। दरअसल 8 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होना है। G20 में सदस्य देश इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत का दौरा करेंगे। जो बाइडेन इस यात्रा के दौरान कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुई ब्रिक्स देशों की समिट में भी राष्ट्रपति पुतिन ने हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स समूह को संबोधित किया था। पेस्कोव ने कहा कि पुतिन की भागीदारी का प्रारूप बाद में निर्धारित किया जाएगा। जोहानिसबर्ग में हाल ही में समाप्त हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए। उनका प्रतिनिधित्व रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कोविड-19 के बाद हुए पहले प्रत्यक्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ICC ने यूक्रेनी बच्चों को रूस में निर्वासित करने की कथित योजना को लेकर मार्च में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दक्षिण अफ्रीका ICC से जुड़ा हस्ताक्षर करता है। आशंका थी कि वह पुतिन के आने पर उनकी गिरफ्तारी कराने में मदद करता। बताते चले कि राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। इसमें अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान, चीन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। G20 के आयोजन को देखते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार ने सभी ऑफिस और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सभी बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से गुरुवार यानी 24 अगस्त को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों को लुटियंस दिल्ली में आवाजाही के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करने की शुक्रवार को सलाह दी है। सम्मेलन के मद्देनजर इस इलाके में बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंध का यह आदेश 7 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल CP SS यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर एक वर्चुअल हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी जिसमें उपलब्ध यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा एम्बुलेंस या आवश्यक सेवाओं की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि नई दिल्ली की क्षेत्र में बसों का संचालन पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन दिल्ली मेट्रो पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जनता को सलाह दी जाती है कि अपने गंतव्य तक आने जाने के लिए मेट्रो का उपयोग करें। नई दिल्ली में यातायात पुलिस उपायुक्त आलाप पटेल ने बताया कि लुटियंस दिल्ली में रहने वाले या जिन पर्यटकों की होटलों में बुकिंग है वे ऑटो रिक्शा और टैक्सियों से यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा दिल्ली हवाई अड्डे से लुटियंस दिल्ली आ रहे लोगों को पहचान पत्रों के उचित सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राज्यीय बसों को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन उनका अंतिम ठहराव अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर नहीं होगा। पटेल ने कहा कि एम्बुलेंस सहायता सेवा के लिए लोग 6828400604 पर कॉल कर सकते हैं। यह सेवा 7 सितंबर की रात से शुरू की जाएगी। अधिकारी के अनुसार राजधानी के प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।